हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी आयुषी आज आपके लिए लेकर आई हूं डीपीपी सॉल्यूशन, जो कि हमारा डीपीपी 9th है और आज का टॉपिक रहेगा स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और साथ ही साथ मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बेसिस पर किस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं ये सब हम कुछ थोड़ा बहुत हमारे लेक्चर्स में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बारी आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो डीपीपीज आपको मिल गए होंगे, आपने पहले से ही खुद से ट्राई किया होगा, अब आप सॉल्यूशंस रेफर करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपको हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं, है ना। मतलब जो चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, लेक्चर बाय लेक्चर आपको उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको मिलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। जो भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या न्यूमेरिकल टाइप होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा, वो हम डीपीपी के थ्रू समझ लेते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपके लिए इंक्लूड किए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए और बस काम खत्म, नहीं, बिल्कुल एंड तक आपका साथ दिया जाएगा। इसके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिनको देखकर आप अपनी अप्रोच चेक कर सकते हो कि हम क्वेश्चन सही से कर भी रहे हैं या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन करा लेकिन मेथड दूसरा लगाया है, टीचर दूसरे मेथड से सॉल्व करवा रहा है, तो एक ये भी कंपैरिजन हो जाता है कि कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है, कौन सा मेथड इजी है, कौन सी अप्रोच अच्छी है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डीपीपी सॉल्यूशन से देख सकते हो। चलो अगली चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। हम बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के बाद में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाते हैं। एक बार हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद फिर यू गेट दी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। चलिए अगली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। भाई ये तो मतलब एंड गेम है, आप समझ लो, क्योंकि किसी भी चैप्टर को हमने पढ़ा है, अगर हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो सारी प्रिपरेशन बर्बाद। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है जो ऑलरेडी पूछी गई है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से ये चीज ऑलरेडी पूछी गई है आपके पहले एग्जाम्स में, है ना। तो क्यों ना हम उस चीज को थोड़ा एनालाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि जो भी हमारा पूरा चैप्टर है उसमें कौन सा वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर चैप्टर का एक वीआईपी सेक्शन होता है भाई, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये एनालिसिस हमें कैसे पता चलेगी? सर थ्योरी पढ़कर नहीं, हमें उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। लेकिन कौन से क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम हर चैप्टर के बाद करते हैं और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपकी प्रेपरेशन या आपका चैप्टर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपने उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं लेक्चर वाइज, आपने उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तभी आप कंसिडर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन 100% चल रही है या आपका चैप्टर 100% रेडी है। ठीक है, चलिए अगली चीज है डाउट सॉल्विंग सेशंस। ये आपके लिए टाइमली अरेंज किए जाते हैं। आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, सभी के लिए टाइमली अरेंज किए जाते हैं ताकि आपका हमारे साथ इंटरेक्शन बना रहे, आपके डाउट्स हम तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो ये भी आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है। इसके बाद आता है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ये है क्या, किस चीज के लिए दिया जाता है, या फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जिसे आप बोलते हो वो कितने हैं, या सेक्शन वाइज मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, कितने आवर्स का पेपर है, कुछ चेंज तो नहीं है टाइमिंग में, किसी भी तरह की अपडेट आप तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। अगर एनटीए ने किसी तरह का नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया है या फिर रिवाइज होकर डेट आई है,
ठीक है, इस तरह की सारी बातें, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी इनिशियली क्या था कि कोई अपर एज लिमिट एक फिक्स कर दी थी कि भाई इसके बाद आप नीट के लिए अपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो अपर एज लिमिट हटा दी है, तो ये एक तरह का अपडेट ही है, राइट। तो इस तरह की बातें आप तक हम पहुंचा देते हैं, हम आपको कन्वे कर देते हैं। व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज कि आप सिर्फ और सिर्फ 100% अपनी प्रेपरेशन पर फोकस रखो। ठीक है, चलिए अगली चीज है चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन। ये हम कब करते हैं? जब भाई एग्जाम आने वाला होता है ना। किसी भी चैप्टर का वन शॉर्ट रिविजन मतलब देखो, हम पढ़ तो पूरा चैप्टर रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, लेकिन अब वन शॉट रिविजन्स में हम सिर्फ और सिर्फ क्या प्रैक्टिस करेंगे? जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो वन शॉट रिविजन्स आपके कब होंगे? जब आपका एग्जाम अप्रोच करेगा या फिर हमारा सिलेबस खत्म हो गया है तो फटाफट हम एक एक चैप्टर का वन शॉट रिविजन पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फाइनल चीज है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है पहले कि हमें हर लेवल पर, बी इट मंथली मॉक या फिर हाफ ईयरली मॉक, क्वार्टरली मॉक, जितना भी है, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमें वही पिक्चर दिखाता है जो हमें एग्जाम वाले दिन देखने के लिए मिलने वाली है या देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो हमें मॉक जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है भाई। हम जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, कन्वर्जन मिस्टेक्स हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारी अभी ही क्लियर हो जाएंगी जब हम मॉक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन आज का सबसे पहला। ठीक है, तो क्या है भाई हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, the weight of oxygen that will react with 1 gram of calcium is। अच्छा, अब इसके लिए भाई रिएक्शन तो गिवन नहीं है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है? थोड़ा गैस करो, ध्यान लगाओ। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, राइट? ऐसे ही तो रिएक्ट करेगा। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि जब भी हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो वी ऑलवेज डील इन बैलेंस्ड इक्वेशंस। हमेशा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में ही डील करते हैं, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो वो चीज नहीं करनी है। आइए यहां पर देखते हैं, कैल्शियम LHS पर जस्ट 1, यहां पर 1। ठीक है, कैल्शियम तो बैलेंस्ड है, दिख रहा है, अभी इनिशियली दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन हमें बैलेंस करने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा, और ये 2 क्या है? हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब ऐसा करने से क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पर कैल्शियम इम्बैलेंस हो गया, तो अब क्या करोगे? 2 पुट कर दिया है। ठीक है, डन, परफेक्ट। चलिए अब यहां पर देखेंगे द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इन्होंने दे दिया है कि 1 ग्राम कैल्शियम के साथ भाई कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। हमें पहले से क्या चीज पता है वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अब सिंस यहां पर वेट्स या मास के टर्म में बात हुई है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से मोल्स लिखूं? क्या वो सही होगा? नहीं, राइट। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ मोल्स मुझे क्या लिखना होगा? मास। ये जो हमारी स्पीशीज हैं इनका एटॉमिक मास लिखना होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो कि किसी भी इक्वेशन में हमें कितना रिक्वायर्ड है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और ऑक्सीजन की हो रही है भाई, तो आपको क्या लगता है ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है? अगर हमें इक्वेशन नहीं भी पता होता तब भी हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलो यहां पर देखो, तो गिवन वेट कुछ दिया तो है नहीं कैल्शियम का, लेकिन क्या हमें पता नहीं है एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है? 40, या एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर 40 तो इसका एटॉमिक मास है, लेकिन हम क्या कर देंगे? इंटू 2। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टोइशियोमेट्री तो इंक्लूड करना जरूरी है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम्स। एंड जब यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? O2 का मास, एक एटम का मास 16 होता है, सिंस 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं तो कितना है? 32 ग्राम्स। क्लियर है? अब इस इक्वेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं कि 80 ग्राम्स कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ। इनकी ये आपस में रिक्वायरमेंट है ना? ये इनकी आपस में रिक्वायरमेंट है। यहां पर पूछा है कि
ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट करेगा 1 ग्राम कैल्शियम के साथ? तो 1 ग्राम कैल्शियम के साथ कितना रिएक्ट करेगा चेक करते हैं। सी 1 ग्राम जस्ट रिक्वायर्ड है, चेक करो यहाँ पर x, अब यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। 80 ग्राम्स कैल्शियम रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर 1 ग्राम कैल्शियम को कितनी रिक्वायरमेंट होगी x, एंड x विल बी इक्वल टू हाउ मच 32 इंटू 1 ग्राम्स अपॉन 80, ठीक है। चलिए अब क्या होगा 4, 8 टाइम्स 32, 4 10 जा 40, क्या आ गया, वेट दिस इज 24, 2 जा 20, ठीक है। फिर जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, वेट गाइस विल बी 4 5 जा 20, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, व्हाट विल वी गेट, 2 को डिवाइड करना है 5 से, 0.4, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन सी 0.4 ग्राम्स। क्लियर है? इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। डन, चलो आगे बढ़े। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट NTP, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है चेक करेंगे। सी फॉर्मूला क्या था, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ H2 गैस। एनी गैस एट NTP STP है ना, हाइड्रोजन गैस, तो फॉर्मूला क्या होगा H2। ये मॉलिक्यूल है, हमसे पूछा है भाई हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो एटम्स के लिए क्या चेक करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट NTP इज, ये तो H2 गैस, मतलब ये क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, ये तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉरी 2 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, राइट। व्हाट इज दिस, H2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको अगर एक्सपैंड करके लिखते हैं 2H, ठीक है। मतलब ये जो है ये 2 एटम्स की वॉल्यूम है, तो एक एटम की कितनी होगी, जस्ट हाफ, दैट विल बी 11.2 लीटर्स। क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, दो ये हाइड्रोजन गैस हमने एज अ मॉलिक्यूल लिया है, राइट। तो मॉलिक्यूल तो H2 होता है और इसमें एटम्स कितने होते हैं, 2, तो 2 एटम्स की इतनी वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। और बोला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, केवल एक हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी, तो जस्ट हाफ होगी, दैट इज 11.2 लीटर्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज sample of KClO3 on decomposition yields 448 ml of oxygen gas at NTP, then the weight of oxygen produced कितना है। वेट पूछा है और हमसे बात किस में कर ली है भाई, वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर ली है। किस में बात कर ली है, वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर ली है। तो चेक करते हैं, सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन, ठीक है, KClO3 ये डिकम्पोजिशन पर क्या देता है, ये हमें देता है KClO2 प्लस O2, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, तो KCl तो बैलेंस्ड है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 6, ठीक है, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन पर कितना यील्ड करता है, 448 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस, 448 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितनी यील्ड कर रहा है भाई, वो 448 ml। लेकिन ये तो हो गई दूसरी बात भाई, 448 ml of oxygen gas, then weight of oxygen produced is, see यहाँ पर अब वेट डायरेक्टली पूछ लिया है, तो एक चीज हमें इस इक्वेशन की भी वैसे जरूरत नहीं थी, हम इसको सीधे सीधे भी कर सकते हैं। कैसे, चेक करो, देखो हमें क्या पता है, जो ऑक्सीजन गैस है 22.4 लीटर्स, उसका वेट कितना होता है भाई, उसका वेट कितना होता है, इट इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। व्हाट इज इट, इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन ये लीटर्स में है और वहां पर डाटा ml में गिवन है, तो क्यों ना हम इसको लीटर्स में चेंज कर लें, क्या हो जाएगा 22400 ml
में कितना है भाई, 32 ग्राम है। कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है। तो आगे फिर अब क्या हो जाएगा, 448 ml का वेट कितना होगा, x, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी, 32 इंटू 448 अपॉन 22400, ठीक है। अब टू टाइम्स ये 1 टाइम जाएगा, या 100 लिख लो नीचे, एंड ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64/100, ये हमें क्या दे रहा है, 0.64 ग्राम्स, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें अगर ये रिएक्शन नहीं भी पता होता तो भी हम निकाल लेते, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ NaCl and Na2CO3 is given on heating 12 grams of the mixture with dilute HCl, 2.24 grams of CO2 is evolved, the amounts of NaCl in the mixture is, बहुत ही easy question है। देखो क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ NaCl और Na2CO3 is given on heating 12 grams of the mixture with dilute HCl। इसको हमने क्या करा, डाइल्यूट HCl के साथ हीट करा है। तो जो CO2 इवॉल्व हुई है, जो भी है, मतलब एक तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो CO2 है, राइट, वो इतना है 2.24 ग्राम्स। द अमाउंट्स ऑफ NaCl इन द मिक्सचर इज, कितना अमाउंट होगा। तो क्या आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आप ट्राई करेंगे, ये मैं नहीं सॉल्व करवा रही हूं। चलिए अगला देखते हैं। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये वाला हमारा रिएक्शन है जो सामने गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग 1 मोल ऑफ Fe2S3, 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 3 मोल्स ऑफ O2 टू रिएक्ट आर। अच्छा, हमसे पूछ लिया है कि मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस, इसके ये कितने बनेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ Fe2S3, अच्छा 2 मोल्स ऑफ H2O एंड 3 मोल्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट। चेक करते हैं, चलिए। हमारे पास ये रिएक्शन है 2Fe2S3 प्लस 6H2O प्लस 3O2। ओके, ये हमें दे रहा है 4FeOH होल थ्राइस प्लस 6S। तो यहाँ पर हमें मोल्स पता है, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 6 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस, ये दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग 1 मोल ऑफ Fe2S3। अच्छा, फिर इन्होंने इसके मोल्स ऑल्टर किए हैं, 1 मोल, ओके, 2 मोल्स ऑफ H2O, इसके 2 मोल्स कर दिए हैं, एंड 3 मोल्स ऑफ O2 टू रिएक्ट आर। आपको नहीं लगता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है? तो क्या हम पहले यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लें, ठीक है, कि कितनी रिक्वायरमेंट है, मोल्स तो इतने इतने गिवन है। चलिए उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चेक करो यहाँ पर 2 मोल्स, 6 मोल्स एंड 3 मोल्स। अगर इसको लेकर चले 2 मोल्स Fe2S3 को रिक्वायरमेंट है 6 मोल्स वाटर की, ठीक है। तो 1 मोल को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, चेक करेंगे। देखो 2 मोल्स को रिक्वायरमेंट है 6 मोल्स, इसके साथ इसकी रिक्वायरमेंट, इसके साथ इसकी रिक्वायरमेंट, इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। 2 मोल्स को 6 मोल्स की रिक्वायरमेंट है, और 1 मोल को कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 3 मोल्स आई गेस। 2 मोल्स को 6 मोल्स वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल को भाई 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यस 3 मोल्स की, लेकिन है कितने, केवल 2 मोल्स। तो आपको नहीं लगता वाटर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया? एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं। 2 मोल्स को 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है,
तो 1 मोल को कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 2 को रिक्वायरमेंट है 3 मोल्स ऑक्सीजन की, ठीक है। तो 1 को कितनी रिक्वायरमेंट होगी भाई? ये केवल 3 मोल्स हैं। अच्छा, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5। ओके, 1.5 की रिक्वायरमेंट है और प्रेजेंट कितने हैं भाई? 3 मोल, तो ये तो एक्सेस में ही प्रेजेंट है। यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर भाई 3 मोल की रिक्वायरमेंट है और केवल 2 ही मोल प्रेजेंट है। यहां पर एक 1.5 की रिक्वायरमेंट है और 3 मोल प्रेजेंट है, तो हमारा वाटर जो हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। अब इसको लेकर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो सी 6 मोल्स is giving us how much? 4 moles, है ना? 6 moles is giving us 4 moles, तो 2 moles कितना दे देगा? x is equal to हो जाएगा 4 2 जा 8/6, that is 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18 against 1.33। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 1.33 मोल्स की रिक्वायरमेंट, मतलब इन शॉर्ट हमने कैसे प्रोसीड किया इस क्वेश्चन के साथ? लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन था भाई, और मैंने आपको जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व कर रहे थे, जो हमने डीबीपीज लगाई हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली, या फिर जो लेक्चर कवर किया है, उसमें मैंने आपको बताई है ये चीज़ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा मल्टीपल दिया होता है, तो हमें चेक करना होता है कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट इसकी है और कितनी रिक्वायरमेंट इसकी। दिया तो भाई कुछ भी रहता है, रिक्वायरमेंट कितनी है ये चेक करनी पड़ती है, ठीक है। फिर सिंस लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम जल्दी हो जाता है, तो उसी को लेकर के हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर एक स्पीशीज कंज्यूम हो गया तो फिर क्या ही हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा? प्रोडक्ट तो तीनों चीजें मिलकर बना रही है ना, ठीक है। तो एक भी खत्म हो गया तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहीं थम जाता है, वहीं रुक जाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? वो रेस्ट्रिक्ट करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है इतनी चीज? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है। ओके, इन अ लैब टेस्ट 20 grams of CH3CHO and 10 grams of O2 were put into a reaction vessel। ठीक है, ये कितना फॉर्म हुआ है ये हमें बताना है। देखो चेक करो, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ 2CH3CHO प्लस O2, ये दे रहा है 2CH3COOH, ठीक है। सो पहले तो हम ये ग्राम्स में बात करी है ना इन्होंने हमसे, तो हम भी ग्राम्स में ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं जो हमें पता है, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, ठीक है। चलिए, तो कार्बन 12 लेकिन 2 प्रेजेंट हैं तो 24 लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली। हाइड्रोजन 3 और 1 4 और ऑक्सीजन 16, ठीक है, सही है। कार्बन 2, ठीक है, परफेक्ट। 14 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैरी ऑन 1 2 3 4 44 ग्राम्स। ओके, 44 लेकिन 2 है तो कितना हो जाएगा भाई? 88 ग्राम्स। क्लियर है? 88 ग्राम्स। अब ये कितना है? प्लस 32 ग्राम्स, है ना, ये 32 ग्राम्स है। तो ये हमें क्या दे रहा है? CH3COOH। कार्बन 2 है भाई, 24, ठीक है। हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, दैट इज 16 2 टाइम्स 32, 4 4 8 9 10 60, 62 जा 120 ग्राम्स, ठीक है। तो भाई ये तो नोन डाटा है जो हमने लिख लिया। क्या था ये? नोन डाटा था जो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन लेबोरेटरी टेस्ट 20 ग्राम्स ये और 10 ग्राम्स ऑक्सीजन, 20 ग्राम्स 10 ग्राम्स, ठीक है।
were put in a reaction vessel, CH3COH produced in reaction is. अब इसका फॉर्मेशन हमको बताना है, तो भाई ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे हम समझेंगे। देखो क्या करते हैं कि 88 ग्राम्स को 32 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है ना, और मतलब ये दिया कितना कितना है इससे हमें मतलब नहीं होता है, कितना आगे लगेगा, रिक्वायरमेंट कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सी चेक हियर, 88 ग्राम्स CH3CHO को रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, 32 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है। तो 20 ग्राम्स को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी चेक करेंगे, x, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 32 इंटू 20 अपॉन 88, ठीक है। ओके, 210 244, फिर 4 8 टाइम्स 32 4 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया 80 बाई 10, सॉरी 11, क्लियर है। अब ये कितना आएगा 11 7 जा 77, ओके, मतलब 7 पॉइंट समथिंग ये कुछ आने वाला है। 11 7 जा 77, 3 बचेगा 0, 11 2 जा 22, ठीक है, फिर 8 बचेगा, 11 7 जा 77, सो 7.27 इन शॉर्ट। तो 20 ग्राम्स को 7.27 ग्राम्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 20 ग्राम्स को, और प्रेजेंट कितना है भाई 10 ग्राम्स, ज्यादा प्रेजेंट है ये तो ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, प्रेजेंट इतना है, तो ये तो एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हो गया। आप आइदर वे भी चेक कर लो कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन को 88 ग्राम्स गिवन एल्डिहाइड की जरूरत है, और क्वेश्चन में कितना गिवन है, केवल 10 ग्राम्स। तो चेक करते हैं कि ऑक्सीजन को कितना रिक्वायर्ड है, 10 ग्राम्स ऑक्सीजन को, हाउ मच एल्डिहाइड इज रिक्वायर्ड, सो इट विल बी 80 अपॉन 32, ठीक है, यही होगा। अब देखो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 0, फिर 2 से कर लो 2, या आप सिंपली 4 से कर लो, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 55, so this will give us 2 2 जा 4 1 5, 2 7 जा 14 27.5। अब देखो रिक्वायरमेंट 27.5 की है, प्रेजेंट केवल 20 ग्राम्स है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया ना, और ये एक्सेस। अब इसको लेकर के हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो 88 ग्राम्स कितना प्रोडक्ट बना रहा है 120, ये फटाफट हो जाता है, 88 ग्राम्स बना रहा है 120 ग्राम्स, ठीक है, या यील्ड कर रहा है, तो 20 ग्राम्स कितना यील्ड करेगा भाई, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी 120 इंटू 20 अपॉन 88, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, थोड़ा सा जगह की कमी है। इट विल बी 120 इंटू 20 अपॉन 88, 120 इंटू 20 अपॉन 88, सो 2 10 जा 20, 2 44 जा 88, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, this gives us, then again 2 5 जा 10 and 2 11 जा 22, 5 6 जा 30, 300 by 11, मतलब 2 point something आएगा, 11 2 जा 22, we get 8 27, कुछ है क्या इस तरह का ऑप्शन, 27.27 बिल्कुल, तो ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा। आप बोलोगे मैम कैसे लिख दिया डायरेक्टली, भाई 27 आ गया ना, आगे आप सॉल्व करोगे, देखो पूरा सॉल्व करो, 11 2 टाइम्स 22, बचा कितना 8 एंड 0 80, तो 11 7 टाइम्स 77, बचा कितना 3, अगेन फिर 2 टाइम्स जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 27.27 ग्राम्स हमारा आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
Consider the following reaction. If 1 mole of SO2 reacts with 1 mole of H2S, then S formed will be. Okay. ये भी अगेन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आएगा एरो. ठीक है, देखो रिएक्शन में फिर से आई एम राइटिंग SO2 प्लस 2H2S. This will give us 2H2O plus 3 times sulfur. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे देखते हैं. यहां पर क्या ये बैलेंस्ड है, पहले चेक करेंगे. 2 सल्फर 1 3 सल्फर. ठीक है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2. परफेक्ट. ठीक है, अब बोला है यहां पर, पहले हम मोल्स लिख लेते हैं. 1 मोल इसका है, 2 मोल इसका है, 2 मोल इसका है, 3 मोल्स इसके हैं. हमसे बोला है if 1 मोल SO2 reacts with 1 मोल of H2S then sulfur formed will be. सल्फर का फॉर्मेशन कितना होगा? तो ये तो भाई गिवन डाटा है. ये डाटा क्या है? ये तो गिवन डाटा है ना, ये तो गिवन डाटा है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो क्वेश्चन में पूछा है. तो भाई क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि 1 मोल इसके साथ रिएक्ट कर, 1 मोल दोनों के रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, करवाने दो. अब ये तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, डालने को तो हम कितना भी डाल सकते हैं. रिक्वायरमेंट कितनी है? अगेन भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सीन. ठीक है, तो यहां पर चेक करेंगे. ओके, 1 मोल को 2 मोल लग रहा है, सामने दिख रहा है बेटा. 1 मोल को 2 मोल H2S की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल SO2 को 2 मोल्स H2S की रिक्वायरमेंट है. यहां पर 1 मोल को 1 मोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 मोल की रिक्वायरमेंट है. एज पर दिस 1 मोल को 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर तो 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है ना बेटा. प्रेजेंट कितना है? 1 मोल, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट. और हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे चेक करते हैं? हमेशा हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट से. ठीक है, तो अब इसको लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे कि 2 मोल्स H2S, 2 मोल्स H2S, सल्फर पूछा है ना, सल्फर फॉर्म्ड विल बी. ठीक है, तो 2 मोल्स H2S दे रहा है 3 मोल सल्फर, 3 मोल सल्फर, राइट. तो यहां पर कितना प्रेजेंट है? 1 मोल कितना देगा भाई? X. तो X की वैल्यू फाइंड करेंगे. X इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 मोल्स. अच्छा, अब फंस जाओगे, बोलोगे मैम ग्राम्स. हाँ भाई, कन्वर्जन सीखा है ना हमने, इसीलिए तो मोल कॉन्सेप्ट सीखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास. यहाँ पर सल्फर है तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा. ठीक है, तो 1 मोल सल्फर का ग्राम्स में मास कितना होता है? 32 ग्राम. ठीक है, तो 1.5 का कितना हो जाएगा? 1.5 मोल्स का कितना हो जाएगा भाई? इट विल बी 32 इंटू 1.5 अपॉन 1. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? 32 इंटू 1.5 गिव्स अस 15 2 33, 15 3 45, 46, 47, 48 and 8 decimal. 48 grams. Do we have an option? Yes. 48 grams sulfur. ऑप्शन बी. ठीक है, देखो इसको, क्लियर है. चलो अगला क्वेश्चन. Pollution of SO2 in air is 10 ppm by volume. 10 parts per million है ना. So the volume of SO2 per liter कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट चीजें हैं, हमें बस पता होना चाहिए कि ppm is what. ppm का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 10 to the power 6. पार्ट्स पर बिलियन पूछा होता तो क्या होता? 10 to the power 9, राइट. तो यहां पर देखो, पोल्यूशन ऑफ SO2 इन एयर इज 10 ppm. तो ppm में क्या होता है? 10 to the power 6 होता है ना. और पूछा किससे है? पर लीटर. लीटर में कितना होता है भाई? यहां पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ SO2 पर लीटर पूछा है तो लीटर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 10 to the power 3. यस,
ओके क्लियर है? तो दैट विल बी 10 to the power 3 पर लीटर, है ना? तो अब आप सोचो कि 10 ppm इधर पे बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ SO2 पर लीटर ऑफ एयर, 1 लीटर में कितना होगा? देखो अब पर लीटर मैंने यहाँ पर लीटर बेटा 10 to the power 3 इसीलिए लिखा है, एक्चुअली ये ml है, रीजन है कि हमारे आंसर्स जो है ना ये ml में गिवन है। तो लीटर ना लिख करके अगर मैं सिर्फ लीटर लिखती तो मैं 1 लिखती, ठीक है? अगर मैं सिर्फ लीटर लिखती तो मैं क्या लिखती? जस्ट 1। लेकिन आप यहाँ पर देखो ना कि जो हमारे ऑप्शंस हैं ये ml में गिवन है, तो देयरफॉर ml इज 10 to the power 3, 1 लीटर इज 10 to the power 3 ml या 1 लीटर इज 1000 ml, देयरफॉर मैंने 10 to the power 3 लिखा है। चलो एक चीज अब ml में बताना है, ppm में कितना गिवन है भाई? ppm में गिवन है 10 ppm, तो 10 corresponds to 10 to the power 6, तो x ml corresponds to 10 to the power 3, x ml फाइंड कर लो। x ml हो जाएगा हमारा, it will be 10 to the power 3 into 10 अपॉन 10 to the power 6, तो ये हो जाता है 4 और 10 to the power -2 ml, क्या हो जाएगा? 10 to the power -2 ml, ठीक है? क्लियर है इतनी चीज? 10 ppm गिवन है ना, तो द वॉल्यूम ऑफ SO2 पर लीटर क्या हो जाएगी? तो ये हमारे सामने है, ठीक है? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड when 6 moles of O2 is consumed in burning methyl alcohol according to the following equation? How much water is produced? वाटर कितना फॉर्म हो रहा है? अब आप इसका आंसर मोल्स में भी बता सकते हो, ग्राम्स में भी बता सकते हो। सिंस यहाँ पर ऑप्शंस गिवन नहीं है तो ये हमारी लिबर्टी है, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन जब ऑप्शंस दिए हों तो फिर हमें अपना आंसर उसी हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ता है, ये मैं आपसे शुरू से बोलती आई हूँ। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। दिस इज 2 moles, this is 3 moles, 2 moles and 4 moles. Clear है? How much water is produced when 6 mole of oxygen is consumed in burning methyl alcohol? ठीक है, 6 मोल दे दिया है इन्होंने। अच्छा ठीक है, 6 मोल दे दिया है, दैट इज फाइन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं दिया है? इन्होंने हमें CH3OH के मोल्स नहीं दिए हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब हमारा डायरेक्ट हो जाने वाला है, मोल मोल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ऑक्सीजन दे दिया है 6 मोल, तो यहां से फिर हमारा जो वाटर बनेगा वो कितना बन जाएगा? यहां पर देख लो ना डायरेक्ट, 3 मोल दे रहा है 4 मोल, तो 6 मोल कितना देगा भाई? See, 3 moles is giving 4 moles, so 6 moles will give us x. X is equal to 4 into 6, that is 24 by 3. 3 2s are 6, 4 2s are 8 moles. Just double. सही बात है, डबल ही तो होगा। बट एक चीज देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास CH3OH के भी मोल्स देते क्वेश्चन में ये, तो फिर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना पड़ता, ठीक है? ये डायरेक्ट मोल मोल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कोई खेल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखो, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 6 moles of O2 is consumed in burning methyl alcohol according to the following equation. इन्होंने ऑक्सीजन के मोल्स बता दिए हैं सीधे सीधे, ठीक है? चलो अगला देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chlorine is prepared in the lab by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to this reaction. How many grams of HCl react with 5 grams of manganese dioxide? 5 grams manganese dioxide, ठीक है? चलिए चेक करते हैं। ओके, अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन है HCl के साथ विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे सामने रिएक्शन है। ग्राम्स में बात करिए ना, तो यहाँ पर हमें जितना भी डाटा है वो ग्राम्स में ही लेना पड़ेगा, ठीक है? जितना भी डाटा है वो ग्राम्स में ही लेना पड़ेगा, चाहे आप पहले मोल्स में प्रोसीड कर लें,
कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले मोल्स में प्रोसीड करना चाहते हो कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो आपका आंसर है वो आपको किस में करना पड़ेगा, ग्राम्स में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, और फिर हमसे पूछा है कि ये कितना, तो मतलब इसका मास रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। फिर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स, फिर 5 ग्राम्स MnO2 का फिक्स करके x का कैलकुलेट कर लेंगे यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे करे हैं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction. This particular reaction is here. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.7 molar 75 molar HCl? Okay, what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? एक और बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2। कैल्शियम कार्बोनेट HCl रिएक्ट कर रहे हैं, CaCl2 दे रहा है भाई, एंड CO2 इस रिएक्शन के हिसाब से। व्हाट मास ऑफ CaCO3, CaCO3 का कितना मास इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलार्स HCl? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखो ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। हमने मोलारिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोलार में हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, तो मोलारिटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मास मास रिलेशनशिप भी पढ़ा है। दोनों कॉन्सेप्ट आकर क्लब होने वाले हैं। आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के आप मिक्स एंड मैच करके कॉन्सेप्ट्स को क्रॉस लिंक कर पा रहे हो ना, मतलब आपका काम डन है, सही जा रहे हो। चलो चेक करते हैं। पहले हमें दिया है इस HCl का कॉन्सेंट्रेशन एज 0.75 मोलार 25 ml है, 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl, 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl, ठीक है। ये HCl के लिए डाटा दिया। आपको नहीं लगता कि इससे एक चीज जो मिसिंग है यहाँ पर, देखो नोन चीज तो हमें पता है इनके क्या क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस रहेंगे, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका पूछा है और इसका मास कहाँ भाई, कहाँ है, तो उसके लिए ये डाटा हमको दे दिया है, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो ध्यान से। मोलारिटी इज गिवन वेट या गिवन मास सिंपली अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000 मल्टीप्लाई, ठीक है। मोलारिटी कितनी गिवन है, 0.75। गिवन मास नहीं पता भाई x, मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5, ठीक है। 36.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml कितनी है भाई 25 ml, इट इज 25, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 अपॉन 1000, ठीक है। चलो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 टाइम्स 100, ओके। फिर ये हो जाएगा 25 4 टाइम्स 100 एंड 0, फिर ये डेसिमल गया इंटू 10 नीचे आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या क्या बचा है 365 और 3 बचा है, तो 365 इंटू 3 करेंगे, वी गेट 3 5 ज़ा 15, कैरी ऑन 1, 3 6 ज़ा 18, 19, carry on 1, 3 3 ज़ा 9 10, 1095, okay. So we get 1095 upon 4 4 ज़ा 16 into 100, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया है, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल गिव अस 1095 डिवाइडेड बाय 16,
further divided by 100, 0.684. ये क्या आया है भाई? ये आया x गिवन वेट HCl का 0.684. ठीक है, अब इसको यूज करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. ये है हमारा, ये जो वेट आया है भाई ये गिवन वेट है, मतलब यहाँ पर जो यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा इक्वेशन क्या है, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स अस जो भी CaCl2 है ना. रिक्वायरमेंट केवल इतनी पूछिए, व्हाट मास ऑफ CaCO3, तो हमारे लिए इतना डाटा सफिशिएंट है. चलिए, CaCO3 का मास होगा 100 ग्राम्स, HCl का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 36.5 इंटू 2, इट इज 73 ग्राम्स. ठीक है, चलो, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl. तो इसमें से हमारे पास 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl का वेट कितना होता है, इट इज 0.684 ग्राम्स एज पर जो हमने कैलकुलेट किया. तो 0.684 ग्राम्स भाई कितनी CaCO3 रिक्वायर करेगा, या व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड. तो लेट अस चेक, इट विल बी x करके फाइंड कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.684 अपॉन 73. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 68.4. 100 इंटू 68.4 we get divided by 73, तो it is 0.936 या simply 0.93. ठीक है, तो इतना CaCO3 रिक्वायर्ड है. क्लियर है, चलेगा. चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं. कैलकुलेट द वेट ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम्स ऑफ चॉक. पहले रिएक्शन लिखते हैं. वेट ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड, इन शॉर्ट हमें जरूरत नहीं है लिखने की. चलो देखो यहाँ पर 60 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, CaCO3 plus H2SO4 gives us what, CaSO4 plus H2O plus CO2. ठीक है, ये हमें मिलेगा since it is a carbonate salt. तो वेट सल्फ्यूरिक एसिड का विच इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम्स ऑफ चॉक, ये कितनी है भाई, 100 ग्राम को कितनी रिक्वायरमेंट होती है 98 ग्राम्स H2SO4 की. तो 50 ग्राम को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 50 ग्राम को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट हाफ, दैट इज 49 ग्राम्स. ठीक है, यही होगी. अब देखो 60% सल्फ्यूरिक एसिड है. 60% सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, 60 ग्राम्स में 100 ग्राम प्रेजेंट है, सॉरी 100 ग्राम में 60 ग्राम्स प्रेजेंट है. 60 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स. ठीक है, तो 49 ग्राम्स में कितनी प्रेजेंट होगी, इट विल बी 4900 डिवाइडेड बाय 60. तो ये हमें क्या मिलेगा 81.66. ठीक है, तो दिस इज द वेट ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम्स ऑफ चॉक. क्लियर है. अब ये हमने 60% क्यों लिया भाई, क्योंकि देखो 60% सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम्स ऑफ चॉक ना. तो यहाँ पर चेक करेंगे 60 ग्राम 100 ग्राम में, परसेंट मतलब पर 100. 60 ग्राम H2SO4 100 ग्राम में है, तो जो 49 ग्राम्स लग रही है इसमें कितना होगा. ठीक है, तो दैट विल बी 81.66. क्लियर है. चलो, तो आई गेस ये अगला क्वेश्चन है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. इजी क्वेश्चन है. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, हमें मोल्स दिए हैं और हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम के टर्म्स में बात करिए. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ठीक है, SO2 का ऑक्सीडेशन जब होगा तो हमें मिलेगा SO3, ये हमारा रिएक्शन है.
ठीक है, अब पहले तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2, 2, सल्फर 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, 4 और 2 6, और यहाँ पर 3 2 6, बैलेंस्ड है। चलो यहाँ पर ये 2 मोल है, 1 मोल, 2 मोल, क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म। तो पहले तो हमें बताना है कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसका दे दिया है 0.01 मोल है ये, तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, फिर हम उसको क्या कर लेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो चेक करो, यहाँ पर 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को लग रहा है 1 मोल ऑक्सीजन, तो 0.01 को कितना लगेगा भाई, x इज इक्वल टू 0.01 इंटू 1/2, और ये हमें क्या दे देगा, इंटू 100 किया तो ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.005, यस, एक प्लेस 2 प्लेस, यस, 0.005, तो ये हो गया 0.005 मोल्स, करेक्ट, ठीक है। चलो तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हमने वॉल्यूम फाइंड कर ली है कि इतने मोल्स को, इतनी मोल्स ऑक्सीजन लगने वाली है, जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा लगेगा। आप डायरेक्ट 2 से भी कर लेते ना, तब भी आपका काम बन जाता, ठीक है। चलो ओके, अब बोला है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बन रही है, फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बन रही है भाई, चेक करेंगे, 2 मोल को 1 मोल लग रही है, तो इतने को इतनी लगेगी, राइट। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पर चेक करेंगे कि ये हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो मोल्स को आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लोगे, 1 मोल में 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन होते हैं, तो 0.005 मोल्स में कितने मोल्स ऑक्सीजन होंगे या कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन होंगे, तो ये चीज़ आप खुद से करेंगे कन्वर्जन। तो फाइंड द वॉल्यूम वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट है। आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बन रहा है ये हमें बताना है, तो इसका जो फॉर्मेशन है ये कौन डिसाइड करेगा भाई, कौन डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो चेक करो, यहाँ पर 2 मोल को 1 मोल लग रही है, तो 0.01 मोल्स को कितनी लगेगी, हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड, इट विल बी 0.005 मोल्स, ठीक है। अब हम इसमें से किसी को भी लेकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 मोल, ये 2 मोल दे रहा है, तो 0.01 मोल सल्फर, 0.01 मोल ही सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा ना, ठीक है। 2 मोल दे रहा है अगर, तो 0.01 मोल दे देगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, एक चीज क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 मोल को 2 मोल लग रहा है, तो 0.005 मोल्स को कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, ये अपने आप में फुल है, ठीक है, अपने आप में ये कंप्लीट है, तो आप किसी को भी लेकर के इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप 2 मोल्स लेकर के करें, चाहे 2 मोल्स लेकर के करोगे तो 2 मोल्स ही मिलेंगे, तो 0.01 मोल्स से कितना फॉर्मेशन होगा ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को लेकर करना है तो 1 मोल इतना दे रहा है, तो फिर 0.005 मोल्स कितना देगा, यू विल गेट सेम इन बोथ द केसेस, क्लियर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 डन। ओके, तो अब आज के क्वेश्चन सीरीज यहीं पर खत्म होते हैं, अगले लेक्चर्स में हम बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करने हैं। चलिए, अच्छा, magnetbrains.com पर जब आप जाएंगे तो आपको ये जितना सारा कंटेंट है, आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए या फिर आपके DPPs हो गए या DPP सॉल्यूशंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, जितना भी कुछ है ये सब आपको क्या मिलेगा भाई, एक जगह सीक्वेंशियली अरेंज मिल जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, बिकॉज इट इज द ओनली चैनल दैट इज प्रोवाइडिंग 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। क्या मतलब है इसका बेटा, कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो किसी भी क्लास के, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं,
आप कॉम्पिटिटिव का देख रहे हो या फिर आप बोर्ड्स का देख रहे हो, जिस भी लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो या जिस भी कोर्स को आप अटेंड कर रहे हो, सारी ही वीडियोस और सारा का सारा मटेरियल वहां पर पूरा 100% फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोला जाएगा, एक दो वीडियोस आपने देख ली, तीसरी वीडियो आप प्ले करने गए तो दे आर आस्किंग फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ इट इज रिटन हियर इट इज 100% फ्री, दैट मीन्स इट इज फ्री। ठीक है, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप घर बैठे अपनी तैयारी इजीली कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताएंगे। बाकी सीबीएसई केजी से लेकर 12th तक का कोर्स आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम का भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड्स या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट एंड जेईई, इसका भी कोर्स आपको इजीली अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए आपको नीट देखना है तो सिंपली टैप करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और जो भी आपको देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी देखना है वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर्स हैं, डीपीपीज हैं, जो भी अटेंड कर रहे हो वो अटेंड करना है तो वॉच नाउ पर सिंपली क्लिक करो, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीडीएफ विद सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें सिंगल विंडो में आपको मिल जाने वाली हैं। ठीक है, कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सभी कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से अरेंज्ड है सीक्वेंशली, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि इट इज़ अ 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी कोई भी वीडियो देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कोई ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी आपको डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछें, बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।